हो गया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं निरंकार वर्मा। आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका मैपिंग स्टार्ट किया था और 3 क्लासेस हमने लिया है। जो लोग आज पहली बार जुड़ेंगे उनसे निवेदन है कि वो पीछे की जाकर के तीनों क्लास भी एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आज संभवतः अंतिम क्लास होगी उत्तरी अमेरिका की। तो सब लोग अपना अपना एटलस निकालिए, नोटबुक निकालिए और बैठ जाइए सामने, फिर स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन आंसर कुछ कर लिया जाए। 4-5 प्रश्नों को हम लेंगे और 4-5 प्रश्नों को करने के बाद फिर हम लोग आगे की रास्ता तय करेंगे। तब तक और सब लोग जुड़ जाएंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए इसको और शेयर कर दीजिए फटाफट। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए और तब स्टार्ट किया जाए। इसको थोड़ा स्लो कर दीजिए। कपिल, इसको स्लो करो, स्लो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण कौन? सर मेरा डाउट है। क्या डाउट है पूछिए। जो भी डाउट है पूछ लीजिए। अजीत कुमार, स्वाति गुप्ता, नरसिंह त्रिपाठी, आलोक कुमार, पंकज कुमार पाए, गुड इवनिंग। चलिए कुछ प्रश्नों को लेते हैं जो हम लोगों ने कल अध्ययन किया है, उसी में से कुछ लेंगे। और आपको बताना है उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? एक प्रश्न ये हुआ। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर अवस्थित है? आस्तिक त्रिपाठी, संजीव कुमार, प्रमोद सिंह, प्रवीण कुमार पांडे, शिवरतन सागर, जितेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। देखिए लक्ष्मण गौंड जी, आपने पूछा है कि एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ें या न्यू पढ़ें। दोनों पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी अगर आपको ऑप्शनल रखना है तो मेरा सुझाव ये है कि आप ओल्ड भी पढ़ें और न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। ओल्ड में थोड़ा बेहतर ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है और नई एनसीईआरटी में उतना अच्छा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी दोनों को पढ़ना है। जो नया चल रहा है उसको भी देखना है और हो सकता है कहीं कहीं पर कन्फ्लिक्ट भी होगा, तो उन कन्फ्लिक्ट को भी आपको अच्छी किताबों से दूर करना पड़ेगा। तो मेरा विचार यही है कि आप दोनों एनसीईआरटी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ही बहुत समय नहीं लगता एनसीईआरटी में। जय सिंह, गुड इवनिंग। प्रिया सिंह, सब लोग फटाफट पहले शेयर कर दीजिए।
सुधांशु मिश्रा जी का उत्तर आया है मैकिलने, अलास्का में। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कहाँ अवस्थित है? इनका जवाब है अलास्का में। माउंट मैकिलने जो है वो सबसे अच्छी है। जितेंद्र जी, मैं ये चाहूँगा कि आप, पर्पज क्या है पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ज्योग्राफी किस पर्पज से आप पढ़ना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। जय हिंद। चलिए रखे हैं तो जितेंद्र जी उसको रखे रहिए, ठीक है, बढ़िया है। किताबें ठीक हैं, बस आपकी कितनी समझ बेहतर उस पर है ये डिपेंड करता है। तो आप एनसीईआरटी से शुरू करके आप जा सकते हैं, फिर उसके बाद आप कोई बुक पढ़िए। देखिए समस्या क्या है ना कि जीएस लेवल पे कोई अच्छी बुक नहीं लिखी गई है जिससे आप कंप्लीट अध्ययन कर सकें, मतलब एक बुक में मिल जाए। और आप लोगों की भी वही समस्या है, आपको जियोमॉर्फोलॉजी की अलग किताब लेना है, क्लाइमेटोलॉजी की अलग लेना है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की अलग लेना है, ह्यूमन इकोनॉमी की अलग लेना है, एग्रीकल्चर की अलग लेना है, तो बहुत सारी किताबें टॉपिक वाइज आ जाएंगी, तो वो एक पूरी बुक लिस्ट बनेगी। अनिल मिश्रा जी गुड इवनिंग। बीना सिंह गुड इवनिंग। टारगेट 2022 ठीक है, तो आप लगे रहिए अच्छे से। सब लोग शेयर करिए, पहले आपको टाइम दे रहे हैं 20 सेकंड का, सब लोग शेयर कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। विपेंद्र कुमार गुड इवनिंग। अंशुमान आर्या प्रणाम। तो इस प्रश्न का जवाब, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कहाँ अवस्थित है, तो हमने कहा था अलास्का रेंज में। यहाँ पर माउंट मैकिलने, या इसी को हमने कहा था, इसका नाम है डेनाली, डेनाली। और ये कहाँ पर है तो आप कहेंगे अलास्का में है, अलास्का में। ठीक है, एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न का जवाब आप देंगे कि हम चार पर्वतों का नाम लिखेंगे, आप बताएंगे इनमें कौन एक भिन्न है, अलग है। तो निम्न में कौन एक अलग है या भिन्न है? पहला रॉकी, दूसरा मैकेंजी, तीसरा सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, और चौथा है सियरा नेवादा, सियरा नेवाडा। तो ये चार पर्वतों का नाम लिखा है हमने, आपको बताना है कि इनमें कौन एक भिन्न है। चार हैं, तीन एक टाइप का, एक अलग है, तो इसमें कौन एक भिन्न है? विपेंद्र कुमार गुड इवनिंग। देवेंद्र प्रताप तिवारी सुमित गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर्वेश यादव। अंशु पांडे गुड इवनिंग। निम्न में से कौन सा एक अलग है या भिन्न है, इसका जवाब दीजिए।
अंकिता राजपूत, गुड गुड इवनिंग। रॉकी भिन्न है, अंशुमान आर्या जी का उत्तर आया है, रॉकी भिन्न है। अभिजीत अभिषेक तिवारी, गुड इवनिंग। ऋषु कुमार वत्स, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, इसमें हमने जो प्रश्न पूछा है अलग कैसे है। देखिए हमने कहा था रॉकी एक मोड़दार पर्वत है, मैकेंजी भी एक मोड़दार या वलित पर्वत है, और सियरा माद्रे भी एक वलित पर्वत है। जबकि जो सियरा नेवाडा है ये कैलिफोर्निया स्टेट में है, और हमने कहा था कि ये ब्लॉक माउंटेन है। ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। तो बाकी सब मोड़दार हैं, सियरा नेवाडा क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, इसलिए भिन्न ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत से लोग आए नहीं हैं कल वाले जो पढ़ रहे थे। चलिए फिर भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक लिस्ट बनाना है। सबसे पहला काम एक लिस्ट बना लीजिए, और आज टॉपिक को समाप्त भी करेंगे। थोड़ा सा आप स्पीड से चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां। तो पहले एक लिस्ट बनाते हैं और आप लिखिए। पहला पहला लिखेंगे यूकान नदी, यूकान रिवर। दूसरी है मैकेंजी, मैकेंजी नदी। तीसरी है नेल्सन। चौथी है चर्चिल, चर्चिल नदी, चर्चिल। और पांचवी होगी, वाइट से लिखते हैं थोड़ा सा, सस्काचेवान, सस्काचेवान। नंबर 6 सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। नंबर 6 पे सेंट लॉरेंस। 7 पे आएंगे हडसन, हडसन। 8 पे आएंगे पोटोमैक, पोटोमैक। 9 पे आएंगे मिसिसिपी, मिसिसिपी। मिसिसिपी की सहायक मिसौरी, मिसौरी। 11 में, अब इसकी बहुत सारी सहायक हैं जिनको हम पढ़ाते समय बताएंगे। 11 पे आइए रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। नेक्स्ट है कोलोरेडो, कोलोरेडो, कोलोरेडो रिवर। 13 पे आइए, 13 पे लिख दीजिए कोलंबिया, कोलंबिया नदी। ठीक है। 14 पे आइए, कोलंबिया के बाद आप एक लिखेंगे फ्रेजर, फ्रेजर नदी। तो इतना आप लिस्ट बनाइए। एक मिनट का टाइम है आपके पास, ये लिस्ट पर तैयार करिए फटाफट। ये लिस्ट तैयार करिए जल्दी से, और कोई हटेगा नहीं आज। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो चुपचाप बैठ करके देखिए। वैसे भी वेदर खराब है यूपी में। सब लोग बना करके यस लिखिए, डन लिख दीजिए। डन सर, हो गया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग कर लीजिए।
तो ऐसा करते हैं कि अब हम लोग एक साथ सबको मार्क नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक एक नदी को पढ़ते हुए पहले मार्क करके और उसके बारे में पढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है ना? तो उसमें ये नहीं कि अभी सबको मार्क करेंगे एक साथ उसके बाद नहीं। तो आप अलास्का में पहुंचिए, अलास्का में जाइए और अलास्का में आपको एक नदी दिखेगी, यूकान रिवर। यूकान रिवर, अलास्का में जाइए, देखिए अलास्का में आपको यूकान रिवर दिखेगी। देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये अलास्का स्टेट है, आप जानते हैं पहले से, ये अलास्का है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक माउंटेन है, रॉकी माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? सॉरी, रॉकी नहीं, मैकेंजी। ये मैकेंजी। तो मैकेंजी से यह नदी निकलती है और इस तरह से ये प्रवाहित होते हुए लास्ट में आ करके डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इस नदी का नाम है यूकान नदी। यूकान नदी। मिल गया सबको? यूकान नदी मिली। तो देखिए इसको हम अगर स्केच मैप से दिखाना चाहें तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये मान लो आपका मैकेंजी है, मैकेंजी माउंटेन। और ये मैकेंजी माउंटेन से इस तरह से प्रवाहित होते हुए डेल्टा का निर्माण करती है और आ करके गिरती है बेरिंग सागर में, बेरिंग सी में। ठीक है। और इस नदी का नाम है यूकान रिवर। यूकान रिवर। अब आपको समझना ये है कि यहाँ पर तो एक प्लेटू हमने बताया था, इस प्लेटू का नाम है यूकान प्लेटू। तो यह नदी यूकान प्लेटू को बीचों बीच से ये डिवाइड करते हुए, इस तरह से डिवाइड करते हुए ये बीच से प्रवाहित होती है। यानी यूकान प्लेटू के बीचों बीच से होकर के ये नदी ऐसे प्रवाहित होती है, यूकान नदी। और ध्यान रखिएगा जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है, इस डेल्टाई क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार मिलते हैं, खनिज तेल के भंडार मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये यूकान नदी हो गई। तो यूकान नदी को हमने कहा कि मैकेंजी पर्वत से निकलती है, मैकेंजी पर्वत से निकलती है। आप अपने एटलस में देखो ना यार, आप इधर क्यों देख रहे हैं? आप अपने एटलस में नहीं देख रहे हैं? धर्मेंद्र जी नमस्कार। आप अपने एटलस में देखो ना, यहाँ क्यों देख रहे हो? हम तो ये सब तो कराना नहीं चाहिए हमको। हमको एटलस में आपको देखना है, दिखाना है। आप उसको अपने नदी देखो ना, कहाँ से कहाँ गुजर रही है। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए ना। आप इधर क्यों देख रहे हैं कि इसको जूम करिए, ये करिए, वो करिए? उससे क्या मतलब है? वो तो आपकी सहूलियत के लिए हम आपको यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। तो आप लोग क्या करिए, अपने एटलस में देखिए। तो मैकेंजी पर्वत से निकलती है यूकान रिवर और यूकान प्लेटू से होते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। ठीक है। अब हमने कहा कि यूकान नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, इस डेल्टाई क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। ओके। ओके।
ये हुई आपकी पहली नदी। अब सेकंड रिवर देखिए, दूसरी देखिए, दूसरी देखिए। आपको हमने बताया था स्लेव लेक, स्लेव लेक, और स्लेव झील से देखिए एक नदी निकल रही है और ऐसे उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए और फिर ये डेल्टा बनाते हुए जा करके यहाँ पर मैकेंजी की खाड़ी है, जहाँ ब्यूफर्ट सागर आपने देखा था। ब्यूफर्ट सागर में एक खाड़ी है मैकेंजी की खाड़ी, और वहीं पर जा करके ये गिरती है और इस नदी का नाम है मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर मिल गई, जवाब दीजिए, मैकेंजी रिवर मिली या नहीं मिली? मैकेंजी रिवर मिली या नहीं मिली? मैकेंजी रिवर मिल गई। ओके, मैकेंजी रिवर मिल गई। देखिए मैकेंजी रिवर हमने कहा कि स्लेव झील से निकलती है और उत्तर पश्चिम के प्रवाहित होते हुए मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। तो इसको हम एक ड्रा करते हैं। स्केच मैप से। तो ये मान लो स्लेव लेक है, स्लेव झील है, और ये नदी ऐसे प्रवाहित होती हुई ऐसे जा करके ये डेल्टा का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। इस नदी का नाम है मैकेंजी। मैकेंजी रिवर, रिवर मैकेंजी, और आके कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैकेंजी। और गल्फ ऑफ मैकेंजी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ब्यूफर्ट सी में है। ब्यूफर्ट सी कहाँ है? तो आर्कटिक ओशन में है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये मैकेंजी नदी है, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे मैकेंजी नदी है। वेरी गुड, मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी स्लेव झील से निकलती है, और स्लेव झील से निकलने के बाद आप देखेंगे उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जा करके मैकेंजी की खाड़ी में या ब्यूफर्ट सागर में या आर्कटिक महासागर में जा करके गिर जाती है। ओके, और यही नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। ओके, गुड। ओके, बन गया सबका। तो ये दो नदियां हो गई। अब आते हैं तीसरी नदी पर। एकदम फोकस रखिएगा और घबराइएगा नहीं, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से ही करना है, और आज समाप्त हो जाएगा बड़े अच्छे से ये। और हमने बाकायदा इसको विधिवत कराया है। इसी प्रकार से हर कॉन्टिनेंट आपको हम कराएंगे। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। हडसन बे देख रहे हैं आप, हडसन बे। ये देखिए पूरा ये हडसन बे, नीचे जेम्स बे, ये हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी में देखिए ध्यान से, दो नदियां इसमें गिर रही हैं, जिसमें से एक आपको मिलेगी और एक नहीं मिलेगी। एक मिलेगी, एक नहीं मिलेगी। तो अब ध्यान से देखो, इसी में ठीक है। देखिए विनिपेग झील देख रहे होंगे, विनिपेग झील से एक नदी निकल के जा रही है और गिर रही है हडसन की खाड़ी में। इस नदी का नाम है नेल्सन। क्या नाम है? नेल्सन, एन लिख देते हैं, नेल्सन। और ऊपर आप देखेंगे ऐसे हिमनदी है, ये आपको दिखेगा नहीं, लिख दीजिएगा
इसके ऊपर एक नदी और है जिसका नाम है चर्चिल, तो सी लिख दीजिए। चर्चिल और नेल्सन, ये दो नदियां हो गई। ओके, अब उसी में हमने कहा था कि एक नदी जो हमने पढ़ाया भी है, विनिपेग से इधर की ओर निकलती है, एडमंटन से होते हुए आगे बढ़ती है, तो ये नदी है सस्काचेवान। सस्काचेवान, ये तीन नदियां हैं, ठीक है, तीन नदियां, सस्काचेवान, नेल्सन, चर्चिल। कितने केवल खोजिए, नेल्सन, चर्चिल और सस्काचेवान, तीन नदियां खोज लीजिए बस। ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझाते हैं। ये मान लो कि एक ये आपका हडसन बे है, ये क्या है, हडसन है। इसमें एक नदी विनिपेग झील से निकलती है, इसका नाम है नेल्सन। एक ऐसे आती है, ग्लेशियल नदी है, चर्चिल, चर्चिल। और एक विनिपेग से इधर की ओर जाती है जिसका नाम है सस्काचेवान रिवर, सस्काचेवान रिवर। अब ध्यान दीजिएगा, जो नेल्सन नदी है और चर्चिल है, ये दोनों कनाडा की इंपॉर्टेंट नदी है जिनका निकास हडसन की खाड़ी में होता है, जबकि विनिपेग झील से निकालने वाली सस्काचेवान नदी दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है। अब इसमें समझना यह है कि जो नेल्सन नदी है इस पर आप देखेंगे जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं। नेल्सन नदी पर कनाडा की जल विद्युत परियोजनाएं कई सारी हैं। और जो सस्काचेवान नदी घाटी है, जो सस्काचेवान नदी घाटी है, हम बता चुके हैं पहले से, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, कोयला भंडार के लिए जानी जाती है, कोयला भंडार के लिए जानी जाती है। तो क्या समझा आपने? हमने कहा नेल्सन और चर्चिल कनाडा की महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका निकास हडसन की खाड़ी में होता है। देखिए, नदी का निकास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ गिर रही है ये जरूर जानते रहिएगा। तो जिसमें से नेल्सन विनिपेग से निकलती है, इस पर कनाडा की जल विद्युत परियोजनाएं, जबकि सस्काचेवान नदी घाटी में कोयले के भंडार हैं। वहीं पर चर्चिल नदी भी एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसका निकास हडसन की खाड़ी में होता है। ये हो गया आपका हडसन, चर्चिल, ये सब हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट नदी आप देखेंगे और इसको बड़ी ध्यान से समझना है। देखिए ध्यान से, आपने पढ़ रखा है ओंटारियो लेक। ओंटारियो लेक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो पढ़ा है। तो ओंटारियो झील से देखिए एक नदी निकलती है और ओंटारियो झील से होते हुए नदी जा करके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस नदी मिल जाए तो बताइए हमको, सेंट लॉरेंस नदी मिले, जल्दी से बताइए हमको। सेंट लॉरेंस रिवर मिल गई, अंकिता राजपूत यस सर, नरसिंह त्रिपाठी, प्रिया सिंह मिल गई, जितेंद्र मिल गई, तनु, सबको मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको बहुत ही ढंग से आपको समझाते हैं हम। देखिए, मान लो कि ये आपकी कौन सी, ये लेक है, तो कौन सी लेक है? ये है ओंटारियो लेक। और इस ओंटारियो लेक से ये नदी ऐसे प्रवाहित होती है, ठीक। और ये खाड़ी है आपकी, ये खाड़ी कौन सी है? ये खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो गई।
और इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर, रिवर सेंट लॉरेंस। ठीक। अब इस नदी में खोजो, अपने पॉलिटिकल मैप में देखो ध्यान से, इस पॉलिटिकल मैप में देखो ध्यान से। आप पॉलिटिकल मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा इस नदी के बीचों बीच में, इसका नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल में एक विशेषता क्या है कि ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच में एक आइलैंड है। नदी के बीचों बीच में ये क्या है? एक आइलैंड है। इस तरह से नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है और बीच में एक टापू बना है, डेल्टा जैसे बनता है ना एक आइलैंड, नदी के वजह से माजुली है। ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बीच में माजुली ने क्या किया है? एक आइलैंड का निर्माण किया है। तो उसी प्रकार से नदी के बीचों बीच में एक आइलैंड है और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? मॉन्ट्रियल मिलेगा। ये आपका मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल मिल गया सबको, मॉन्ट्रियल। ओके। मॉन्ट्रियल जब मिल जाएगा तो जो यहाँ पर ये खत्म हो रही है नदी, जहां पर ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर रही है, यहां पर आप देखेंगे एक स्थान आपको मिलेगा क्यूबेक। क्या मिलेगा? क्यूबेक। क्यूबेक है क्या? क्यूबेक सिटी लिखा होगा। ये दो स्थान आपको खोजना है। क्यूबेक सिटी एकदम मुहाने पर बंदरगाह है और मॉन्ट्रियल एक नदी द्वीप है, वहां पर अवस्थित है। दोनों मिल गया? अगर मिल गया जल्दी से लिखिए, रिप्लाई कर दिया करिए कि मिल गया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए मॉन्ट्रियल के बारे में आपको जानना है। पहले तो इस नदी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ना, ये सेंट लॉरेंस नदी जो है ओंटारियो झील से निकलती है और थोड़ा सा यूएसए कनाडा के बीच में सीमा बनाती है और फिर ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जा करके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ओके। हमने कहा कि जो इस सेंट लॉरेंस नदी है इसका बड़े पैमाने पर नदी मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जल परिवहन। तो जल परिवहन के लिए यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रेट लेक्स का रीजन है, इधर ये न्यू इंग्लैंड रीजन है ना। तो इस एरिया में औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ से इस नदी के माध्यम से वस्तुओं को क्यूबेक बंदरगाह पर ले जाते हैं और क्यूबेक बंदरगाह से अटलांटिक महासागर में पहुंच करके यूरोप की ओर चला जाता है या और भी कहीं पर नीचे की ओर जहां भी जाना हो। तो इस कारण से इस नदी का प्रयोग जल मार्ग के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व के व्यस्ततम जल मार्गों में से एक है सेंट लॉरेंस नदी। विश्व के व्यस्ततम जल मार्गों में से एक है सेंट लॉरेंस नदी। ओके। लेकिन ध्यान देना है कि ये पूरे वर्ष इसका जलमार्ग के रूप में प्रयोग नहीं होता है, पूरे वर्ष नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब शीतकाल आता है तो यहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि इसका जो जगह जगह पर जल का जमा हो जाता है, हिम में परिवर्तित हो जाता है। तो जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नदी में पाए जाते हैं, तो इस कारण से खतरा रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। यानी जल जमाव के कारण पूरे वर्ष इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि विश्व के व्यस्तम जल मार्गों में से एक है सेंट लॉरेंस नदी। ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इस नदी के द्वारा एक आइलैंड का निर्माण किया गया है। तो नदी द्वीप के रूप में अगर देखा जाए तो भारत का माजुली सबसे बड़ा है, जो असम में ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लेकिन माजुली कोई शहर के रूप में विकसित नहीं हो पाया। हालांकि वर्तमान में एक नया डिस्ट्रिक्ट घोषित जरूर किया गया है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा डेवलप कोई शहर नहीं बन पाया। मॉन्ट्रियल बहुत विकसित है। मॉन्ट्रियल क्या है? बहुत विकसित है। और इस मॉन्ट्रियल के बारे में दो चार पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो आपको जानना है ये विश्व का, नोट डाउन करिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। नदी द्वीपीय शहर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, यानी द्वीप पर अवस्थित शहर है। बात समझ में आ रही है?
ध्यान दीजिएगा, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये, आयरन एंड स्टील, इस्पात, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है, अखबारी कागज, अखबारी कागज जो प्रिंट मीडिया होती है, अखबारी कागज का उत्पादन होता है मॉन्ट्रियल में, अखबारी कागज का बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पादन किया जाता है। तो ये मॉन्ट्रियल। एक और इसमें जानते रहिएगा, सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है यहाँ। क्या हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग का विकास होने के कारण इसको कनाडा का मैनचेस्टर कहते हैं, कनाडा का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ कनाडा किसे कहेंगे, आप कहेंगे मॉन्ट्रियल को कहेंगे, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा का मैनचेस्टर है। ओके, इतनी बातें आपको मॉन्ट्रियल के बारे में जानना है। अब है क्यूबेक। क्यूबेक बड़ा ही मजेदार है, अब ध्यान दीजिएगा। आपने इतिहास में पढ़ा होगा सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। तो आप जानते हैं कि ये इस एरिया में 13 कॉलोनियां डेवलप हुई थी अंग्रेजों की, जो ब्रिटेन से जाके बसे। इस एरिया में सब फ्रांसीसी थे, इस एरिया में फ्रांसीसी थे, इधर सब रेड इंडियन मूल जो वहाँ के थे वो सब थे। तो अब देखिए ध्यान से, सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। तो यहीं पर खूब लड़ाई हुआ, यहीं शुरुआत हुई और पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया। उपनिवेश काल की ये सब घटनाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कनाडा में इस हिस्से में, इस हिस्से में बहुत सारी फ्रांसीसी बस्तियां आज भी, यानी बहुत सारे फ्रांसीसी यहाँ पर बसे हुए हैं। विशेष करके क्यूबेक में, क्यूबेक में फ्रांसीसियों की आबादी बहुत अधिक है, यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की आबादी बहुत अधिक है। इस कारण से इसको कनाडा का फ्रेंच सिटी कहा जाता है, फ्रेंच सिटी। कनाडा का फ्रेंच सिटी कौन है, आप कहेंगे क्यूबेक है, क्यूबेक कनाडा का फ्रेंच सिटी कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, एक क्या है, एक बृहद बंदरगाह है, बहुत बड़ा बंदरगाह है, एक पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है। ठीक है, इतनी बातें क्यों है, देखिए अब यहाँ पर अगर पहुंचेंगे फिर यहाँ से ब्रिटेन की ओर जाएंगे तो यही तो उत्तरी अटलांटिक वाला एरिया है, उत्तरी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग ही सबसे ज्यादा व्यस्त है पूरे विश्व में। पूरे विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग कौन सा है पूछेगा, या महासागरीय जलमार्ग पूछेगा, तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय सीधे सीधे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को क्या कर देता है, लिंक कर देता है, इस कारण से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको सेंट लॉरेंस के बारे में जाननी थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। कितने लोग समझे, कितने लोगों को समझ में आया ये बात, बताया करिए। तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं या केवल देख ही रहे। स्तुति भूषण, गुड इवनिंग। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिवर, नेक्स्ट आपको देखना है, न्यूयॉर्क सिटी पे जाइए, न्यूयॉर्क सिटी पे जाइए। न्यूयॉर्क सिटी आप जानते हैं, कल हमने कराया था, यहाँ पर है न्यूयॉर्क सिटी, जो लॉन्ग द्वीप पर है, लॉन्ग द्वीप पर है। अब इसमें आपको देखना है कि इधर तो अपलेशियन है, इधर तो अपलेशियन है ही है। वन सेकेंड,
बारिश बहुत तेज हो रही है। ओके। आपने समझा था न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी जहां पर है वहां पर आप देखेंगे एक नदी है जो शायद आपको ना मिले। इस नदी का नाम है हडसन रिवर। बारिश बहुत तेज हो रही है प्रयागराज में। तो हडसन रिवर देखिए ध्यान से, हडसन रिवर। तो हडसन रिवर कैसे है इसको समझिएगा स्केच मैप से। ये आप देखिए, मान लो कि ये अपलेशियन पर्वत है, ये अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन माउंटेन से इस तरह से ये नदी निकलती है और जा करके गिरती है अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन। और इस रिवर का नाम है रिवर हडसन। हडसन रिवर। ठीक है। इस हडसन रिवर पर ही अवस्थित है ये जो आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड, वहां से ये होते गुजरती है और इस पर अवस्थित है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी किस नदी के किनारे है? आप कहेंगे हडसन नदी के किनारे है। और हडसन नदी अपलेशियन पर्वत से निकलती है। हडसन नदी अपलेशियन पर्वत से निकलती है और लॉन्ग द्वीप पर अवस्थित न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये हो गई आपकी हडसन। अगली है पोटोमैक। देखिए अपलेशियन से ही एक नदी निकलती है और वॉशिंगटन डीसी को देखिए। वॉशिंगटन डीसी पर कहाँ है? तो chesapeake की खाड़ी पर अवस्थित है वॉशिंगटन डीसी। और वहीं वॉशिंगटन डीसी से होते हुए यह नदी chesapeake की खाड़ी में गिरती है और इस नदी का नाम है रिवर पोटोमैक। पोटोमैक। रिवर पोटोमैक। तो इसको हम स्केच मैप से दिखाते हैं। स्केच मैप जरूर बनाया करिए, उसका बहुत बेनिफिट होता है। मान लो ये कि ये अपलेशियन है। अपलेशियन पर्वत आप जानते हैं। अपलेशियन पर्वत से इस तरह से ये नदी निकलती है और जाती है कि chesapeake की खाड़ी में गिरती है, गल्फ ऑफ chesapeake या chesapeake बे, वहां गिरती है। और ध्यान रखिएगा कि इसी के तट पर तो अवस्थित है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और इस नदी का नाम है रिवर पोटोमैक। रिवर पोटोमैक। तो ध्यान दीजिएगा, पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वत से निकलती है और प्रशासनिक राजधानी, यूएसए की प्रशासनिक राजधानी वाशिंगटन डीसी से होते हुए chesapeake की खाड़ी में, या आप कहिए अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो पोटोमैक नदी भी ध्यान रखना है। ये सब नदियां एक तरफ आएगा और एक तरफ शहर रहेगा, जिनको आपको मैच कराना होगा। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब इतनी नदियां होने के बाद हम लोग चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर मिसिसिपी। मिसिसिपी पे चलिए। मिसिसिपी। तो मिसिसिपी आप खोजिए। यहां पर देखिए, यहां से ये स्टार्ट होती है और इस तरह से आ करके ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस खाड़ी में गिरती है मैक्सिको में। और इस नदी का नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी मिली? मिसिसिपी मिल गई? बिल्कुल जा सकते हैं सर्वेश यादव जी। जरूरी काम है तो बिल्कुल जाइए, बाद में वीडियो देख लीजिएगा।
मिसिसिपी मिली। अब मिसिसिपी को पहले एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से देखिए, मिसिसिपी को अच्छे से आप पहले देखिए। ओके, अब देखिए, इसको हम स्केच मैप से दिखाएंगे और ध्यान समझिएगा। देखिए ध्यान से, तो यहां पर, क्या हम ऐसे अलग बनाते हैं वो सही रहेगा। यहाँ पर एक लेक है जो आपके एटलस में नहीं होगी। इस लेक का नाम है इटास्का, इटास्का लेक, इटास्का लेक। और इसी इटास्का लेक से ये नदी प्रवाहित होते हुए आती है नीचे, पंजाकार डेल्टा का ये निर्माण करती है। पंजाकार डेल्टा का ये क्या कर देती है, निर्माण करती है, और नीचे गिरती है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये इटास्का लेक नहीं मिलेगा, इसको आपको जानते रहना है, इटास्का झील से ये निकलती है। ठीक है। अब जब ये नदी निकलती है तो दो शहर आपको खोजना है। एक है इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ जो शहर है उसका नाम है मिनियापोलिस, मिनियापोलिस। और नदी के इस तरफ है सेंट पॉल, सेंट पॉल। ये दो शहर खोजिए फटाक से, मिनियापोलिस और सेंट पॉल। इस नदी के उत्तरी छोर में देखिए, वहां पर दो शहर हैं। एक तरफ नदी के दाहिने तट पर मिनियापोलिस है और बाएं तट पर सेंट पॉल है। ये दो शहर हो गया। सब खोजते चलिए जो हम बोल रहे हैं। हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक नदी आपको देखना है इधर रॉकी क्षेत्र से आती है और इसमें मिलती है। इस नदी का नाम है रिवर मिसौरी, मिसौरी। और ये तो मिसिसिपी है ही है, ये तो मिसिसिपी है ही है, मिसिसिपी रिवर है ये। तो मिसौरी आकर के संगम करती है। जहां पर मिसौरी संगम करती है इस नदी से, इस स्थान का नाम है सेंट लुइस, सेंट लुइस। सब खोजते जाइए, जहां पर ये संगम करती है इसका नाम है सेंट लुइस। ठीक है, सेंट लुइस हो गया। एक इसकी नदी और है, अरकनसास। एक इसकी सहायक और खोज लीजिए, रिवर अरकनसास, रिवर अरकनसास इसकी एक सहायक है। और नीचे देखेंगे तो इसकी एक और सहायक है जिसका नाम है रिवर रेड, रेड रिवर। ये सब मिल रहा होगा आपको, रेड रिवर, रेड रिवर। रेड रिवर। इधर से आप देखेंगे तो एक नदी आपको मिलेगी ओहियो रिवर। कौन सी है, ओहियो रिवर है। और ओहियो रिवर यहां पर आपको मिलेगी, यह पर, यहां पर, यह है ओहियो रिवर
ओहियो, ठीक है। एक इसकी और सहायक नदी है रिवर टेनेसी, टेनेसी, टेनेसी नदी। जहां पर यह नदी गिर रही है वहां पर एक बंदरगाह खोजिए आप, लिखा होगा न्यू ऑरलियांस, न्यू ऑरलियांस, न्यू ऑरलियांस बंदरगाह। इतने स्थान मिल जाए तब बताइए, जल्दी से करिए, बहुत जल्दी करिए, ये इतने स्थान मिल जाए तो हमको बताइए, तो फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। गोविंद कुमार यादव जी, गुड इवनिंग। इतने इसमें जो प्लेस हमने बोले हैं, ये सारे प्लेस अगर मिल जाएं तो आप हमको सूचित कर दीजिए, तो फिर हम आगे एक्सप्लेन करें। ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं मिल गया है, वेरी गुड, मिल गया है तो चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो ये नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो इटास्का लेक से निकलती है। इटास्का लेक से कहाँ गिरती है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। जो यह नदी है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक, पहला बात। दूसरा आप देखेंगे कि ये पूरी नदी आप देखेंगे तो ये पूरा वृक्षों की तरह वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। देखिए सब कितनी शाखाएं और सारी सहायक नदियां हैं। तो ये क्या करती है, वृक्षाकार ट्री टाइप का वृक्षाकार अपवाह है, इसका ड्रेनेज सिस्टम अपवाह प्रतिरूप है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। जब ये गिरती है नदी तो कौन सा डेल्टा बनाती है, तो आप कहेंगे पंजाकार डेल्टा बनाती है, चिड़ियों के पंजे के जैसा पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। 3 पॉइंट आपको तो ये जानना ही जानना है, ठीक, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी को टॉर्नेडो एली कहा जाता है, टॉर्नेडो एली कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको अभी जान दीजिए, जब आप पढ़ेंगे साइक्लोन, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाएंगे आपको कभी मौका जब आएगा समय, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे इसमें प्रवेश कर जाता है ये आपको हम बताएंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इस नदी पर हमने 2 शहर बताया, इसके दाहिने तट पर मिनियापोलिस और बाएं तट पर सेंट पॉल। इन दोनों शहरों को कहा जाता है ट्विंस सिटी, जुड़वा शहर, जुड़वा शहर है ये यूएसए के दोनों ट्विंस सिटी हैं, जुड़वा शहर हैं। इसके अलावा जो मिसौरी है, ये मिसौरी मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है, मिसौरी मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसका संगम होता है सेंट लुइस में। और सेंट लुइस के बारे में जानिएगा कि ये मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मांस प्रसंस्करण, मीट प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग के लिए प्रसिद्ध है, डिब्बा बंद मांस का यहाँ पर काम होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि जो टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी, इस टेनेसी नदी पर कितने डैम बनाए गए, 7 डैम बनाए गए हैं, 7 डैम बनाए गए हैं, पावर प्रोजेक्ट है ये। और इसी के आधार पर भारत में इसी का मॉडल लिया गया था, भारत में कौन सी, दामोदर नदी घाटी के लिए, दामोदर नदी घाटी का जो उस पर भी डैम बनाए गए हैं, मैथन है, तिलैया है ना, ये सब जो बनाए गए डैम वहां पर, वो सब मॉडल यहीं से लिया गया। तो टेनेसी का ही मॉडल है दामोदर नदी घाटी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये रेड रिवर है, इस रेड रिवर बेसिन में मक्के की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। किसकी, मक्के की कृषि होती है, मक्के की कृषि बड़े पैमाने पर यहां पर होती है रेड बेसिन में, रेड बेसिन में मक्के की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। ठीक, अब देखिए न्यू ऑरलियांस, न्यू ऑरलियांस के बारे में जानना है आपको कि एक तो ये चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित है, चक्रवातों से
सर्वाधिक प्रभावित, चक्रवातों से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? तो आप कहेंगे न्यू ऑरलियांस है। और जो ये डेल्टाई क्षेत्र है इसका, पहले मैक्सिको को समझ लीजिए। तो जो ये न्यू ऑरलियांस है चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित है। और ध्यान रखिएगा यहां से चावल और चीनी का निर्यात किया जाता है, चावल और चीनी का निर्यात होता है। साथ ही यहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास हुआ है, डिब्बा बंद भोजन। अब ध्यान दीजिएगा कि इस डेल्टाई क्षेत्र में चावल भी खूब होता है। जैसे अपने यहाँ बासमती होता है वैसे यहाँ पर टेक्सामती होता है। कौन सा चावल होता है इस डेल्टाई में? टेक्सामती, टेक्सामती। जैसे बासमती वैसे यहाँ का टेक्सास के नाम पर टेक्सामती चावल होता है। और इस क्षेत्र में गन्ने की कृषि भी खूब होती है। तो इस प्रकार से न्यू ऑरलियांस बंदरगाह से चावल और चीनी का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है। इतनी बातें आपको जानना था इसमें। इतनी बात समझ में आई मैक्सिको में, मिसिसिपी में, या नहीं समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद कृपाशंकर मिश्रा जी, आप सबका आशीर्वाद बना रहे बस। तो ये इस तरह से ये हो गया मिसिसिपी। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, डन, अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अगली नदी देखते हैं हम लोग। अगली नदी देखने से पहले हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा इधर देखिए, इधर देखिए, ये पूरा इधर का पार्ट है, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ठीक है ना, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। ये देखिए ध्यान से। तो हमने आपको फ्लोरिडा बताया था, फ्लोरिडा ये हो गया। और एक बरमूडा आइलैंड बताया था, बरमूडा आइलैंड। और एक स्थान हमने कहा था प्यूर्टो रिको, लिख देता हूं, बरमूडा। और यहां पर फ्लोरिडा, और यहां पर है प्यूर्टो रिको। इन तीनों को आपको मिला देना है, और इन तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल में कौन कौन सम्मिलित है? तो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको, इन तीनों को जो मिलाने से त्रिकोण बनता है, इसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ओके, बरमूडा ट्रायंगल, इसको आप जानते रहिएगा। इसमें तीनों में कौन शामिल है? तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि इसके ऊपर से कोई प्लेन गुजरता है तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। चलिए ये सब रिसर्च की बातें हैं। गुड इवनिंग सत्येंद्र शर्मा जी। वीडियो रुक गया? नहीं तो वीडियो चल रहा है। अब यहाँ पर आपको फ्लोरिडा में देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, आपको एक स्थान मिलेगा, अपने एटलस में देखिएगा, फिजिकल पॉलिटिकल कहीं पर मिलेगा, जिसका नाम है, देखिए बैटरी चेक करना है क्या, केप कैनवेरल। केप कैनवेरल मिला क्या? केप कैनवेरल, एकदम तट पर देखिएगा, केप कैनवेरल।
केप कैनवेरल, केप कैनवेरल है। धन्यवाद अजीत जी। केप कैनवेरल है। जल्दी बताइए, केप कैनवेरल मिला? केप कैनवेरल फिजिकल पॉलिटिकल दोनों में देखिए, फिजिकल में समझौता मिलेगा। केप कैनवेरल, तो केप कैनवेरल क्या है? नासा का, ये नासा का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। जिस प्रकार से अपने यहाँ हरिकोटा है, श्री हरिकोटा, उसी प्रकार से यहां से नासा का उपग्रह लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। नीचे आइए, इस फ्लोरिडा में देखिएगा एक स्थान आपको मिलेगा, मियामी। मियामी, मियामी है क्या? यहां पर देखिए फ्लोरिडा में मियामी, मियामी। तो मियामी के बारे में, मियामी मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो मियामी को बारे में जानिए कि एक तो ये बहुत ही सुंदर बीच है ना, पर्यटन पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरी चीज, यहां पर ताजे रसदार फल मिलते हैं, ताजे रसदार फल यहां मिलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि मियामी नहीं, इस पूरे फ्लोरिडा में आप कह सकते हैं तो जहां तहां आपको ताजे रसदार फल मिल जाएंगे, जबकि यहां मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जहां पर होता है वहां पर ये मिलता है ताजे रसदार फल, तो यहाँ होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक अपवादिक कंडीशन है जिसको आप जानते रहिएगा कि ताजे रसदार फलों के लिए भी जाना जाता है। इसकी तुलना आगे कहीं होगी किसी न किसी कॉन्टिनेंट में, तो जानते रहिएगा मियामी के बारे में। तो ये घटनाएं इधर की हुई, जो इधर का था हो गया। केप कैनवेरल, सेबल नहीं, केप कैनवेरल, सेबल दूसरा है, सेबल दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नदी देखते हैं, अगली नदी। अगली नदी है, देखिए ध्यान से, ये पूरा, ये सब रॉकी माउंटेन क्षेत्र ही है सब, ये पूरा ये सब रॉकी माउंटेन क्षेत्र है। तो यहां से एक नदी निकलती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे मिल गई, रियो ग्रांडे मैक्सिको और यूएसए के बीच में सीमा बनाती हुई जाके गिरती है। ये नदी मार्क करिए। और फिर इधर देखिए, इधर मान लो आप ये रॉकी है, और यहां से ये नदी इस तरह से प्रवाहित होती हुई आ करके गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। गल्फ ऑफ मैक्सिको में इस रिवर का नाम है रिवर रियो ग्रांडे। और इधर आप देखेंगे यूएसए है और इधर क्या है, मैक्सिको है। तो हम कह सकते हैं कि रियो ग्रांडे नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम, घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि टाइम आज जो भी है उसमें इसको समाप्त कर देना है। 8 घंटे के ऊपर क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो रियो ग्रांडे मैक्सिको और यूएसए के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है।
वेरी गुड। अब आगे बढ़िए, अगली नदी देखिए। अगली नदी जो है ये भी रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। इस तरह से ये रॉकी है, और वहां देखिए कोलोरेडो रिवर होगी, और कोलोराडो रिवर आके गिरती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। यानी इस नदी का नाम है रिवर कोलोराडो, रिवर कोलोराडो। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इसको, अब इसको समझना है बहुत कायदे से। मान लो आपकी इधर ये रॉकी माउंटेन है, ये रॉकी है, ROCKY, रॉकी। ठीक, अब इधर से ये नदी प्रवाहित होते हुए आ करके गिरती है, कौन सी खाड़ी है? इस खाड़ी का नाम है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और इस नदी का नाम है रिवर कोलोरेडो, रिवर कोलोरेडो। तो दो बातें इसमें समझना है आपको। एक बात हमने आपको बताई भी है। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि इसका संबंध है कोलोरेडो पठारी क्षेत्र से। ये मान लो कि कोलोरेडो पठार कुछ इस तरह से है, इसको बीचों बीच से इसने क्या कर दिया है? काट दिया है। ये पठार है, कौन सा पठार है? कोलोरेडो पठार है। बीचों बीच से काट रही है, मतलब एक गर्त का निर्माण कर रही है इस तरह से। जैसे मान लो कि ये कोई एक माउंटेन हो और इसको नदी इस तरह से काट दे, नदी इस तरह से क्या कर दे, इसको काट दिया। देखिए, देखिए नदी यहां बह रही है, इसको काट दिया पूरा ऊपर शीर्ष से। तो इसी प्रकार से इसका कटाव किया गया है कोलोराडो पठारी क्षेत्र में कोलोराडो नदी के द्वारा। और इस जो कटाव किया गया है, जो ये गर्त बना है, इसी को कहते हैं ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। तो जो गार्ज होता है, गार्ज का ही बड़ा रूप होता है कैनियन। गार्ज का ही बड़ा रूप क्या होता है? कैनियन। तो कैनियन कहिए, गार्ज कहिए, बात एक ही है। इसका मतलब है कि कटाव कर देना। नदी अपने मार्ग पे बह रही है और अगल बगल से कोई हिस्सा उठने लगा, नदी तो बह रही है और ये हिस्सा उठने लगा ऊपर की ओर, धीरे धीरे उठ रहा है। और नदी जहां पर है वहीं पर, नदी यहां पर है, बगल का हिस्सा पूरा उठ गया। तो ये क्या है? ये शीर्ष से काटती ही तो जा रही है एक प्रकार से। तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, किस नदी के द्वारा निर्मित है? तो आप कहेंगे कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है, कोलोराडो पठारी क्षेत्र में। एक बात ये, एक चीज हमने और बताया था इस पर जब झील पढ़ा रहे थे, कि इस पर दो डैम है। एक है डैम हुबर, एक हुबर डैम है, और एक बाउल्डर डैम है। इन दोनों के ही जलाशय को हमने मीड लेक कहा था, मीड लेक, मीड लेक। तो ये हो गई कोलोराडो नदी। कोलोराडो रॉकी पर्वत से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, इसके द्वारा ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया गया है। ये जानते रहिएगा आप। क्लियर? अभी भी बहुत सारे लोगों ने शेयर नहीं किया है, सब लोग शेयर कर दिया करिए प्लीज। ये आपका काम है, ये हमारा काम थोड़ी है। ये कोचिंग नहीं है कि मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके परिवार का मामला है। आइए, अब कुछ शहरों को हम बोलेंगे जिनको आपको खोजना है केयरफुली। इस तट पर आपको कई सारे शहर दिखाई देंगे जिनको आप खोजना है। यहाँ पर इस तट पर खोजिए जल्दी से। एक शहर होगा, नीचे से देखिए, सैन डियागो। सैन डियागो। नीचे से ऊपर बढ़िए तो एक मिलेगा लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस।
थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, तट से दूर है, दाहिनी ओर। लास वेगास, लास वेगास, लास वेगास मिला आपको। एक होगा सैन फ्रांसिस्को तट पर, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। एक थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा दाहिने मिलेगा आपको, पूर्व की ओर, तट से दूर है, सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो। कितने स्थान मिले आपको? सैन डियागो, लॉस एंजलिस, लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो, सब मिल गए। अंशुमान आर्या मिल गया, वीना सिंह यस, अंकिता राजपूत यस, बहुत बढ़िया, मेहनत कर रहे हैं आप लोग। अब ध्यान दीजिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हम आपको समझाएंगे जिसको आपको समझना है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, हमने कहा था कि मान लो ये आपकी, ये कर्क रेखा तो है ही है, जान ही रहे हैं, 23.5 है, और ये 40 है, ये वाली 40 है, तो 30 कहीं ना कहीं यहीं से 30 गुजरी है, ये 30 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, और 40 यहाँ है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 45 हो जाएगा, ये 45 डिग्री है, 45, 30 से लेकर के 45। तो जो ये आपने लैंड लिया, इसमें जो ये पश्चिम वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। जब क्लाइमेटोलॉजी सिखाएंगे तब आपको हम क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जब अभी करना उचित नहीं है, थोड़ा सा केवल हिंट दे रहा हूं आपको। और इधर की ओर जो ये हिस्सा होगा, इसको कहेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट, 30 से लेके 45 तक। और जो ये मध्य वाला भाग होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेपी, ये क्या है? स्ट्रेपी है, और ये चाइना टाइप है, और ये भूमध्य सागरीय है, मेडिटेरियन टाइप, भूमध्य सागरीय है। ये क्लाइमेट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ग्रीष्म काल में इधर से व्यापारिक पवनें आकर के इस रीजन में वर्षा करती हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इन हवाओं में नमी की मात्रा कम हो जाती है और वर्षा घट जाती है। तो यहाँ तक आते आते गर्मी में खूब वर्षा होती है इस एरिया में, 3 तुल्य में। लेकिन शीतकाल में क्या होता है, यहाँ पछुआ पवन का प्रभाव इधर से होने लगता है, ये पेटी में पछुआ पवन चलने लगती है, और पछुआ पवन यहाँ चलती है, और यहाँ पर ये तापमान बहुत कम हो जाता है, तो ठंडी पवन इधर से बाहर निकलती है। तो गर्म और ठंडी पवन के मिलने से यहाँ पर वाताग्रीय वर्षा होने लगती है शीतकाल में। यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है वाताग्रीय, ग्रीष्म काल में यहाँ वर्षा नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस बीच में है स्ट्रेपी, यहाँ पर जो वर्षा होती है 60 से 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और यहाँ जो मृदा होती है वो चरनोजेम होती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, गेहूं की कृषि बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ है भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय में टेरा रोजा होता है, टेरा रोजा मिट्टी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि ताजे रसदार फलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो 2-3 चीजें, ताजे रसदार फल की कृषि होगी यहाँ पर, और ताजे रसदार फल की कृषि होगी जिसमें अंगूर बड़े पैमाने पर, विटीकल्चर, जैतून की कृषि, ओलिगोकल्चर होती है यहाँ पर, अंगूर की कृषि बड़े पैमाने पर होती है, जिस कारण से यहाँ पर वाइन इंडस्ट्रियां यानी शराब उद्योग का विकास हुआ है। तो चाहे यूरोप हो और चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जहां जहां पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, वहां वहां पर शराब उद्योग का विकास होगा। क्यों? क्योंकि ताजे रसदार फलों की वहां कृषि होती है, वर्षा शीतकाल में होती है। ओके, दूसरा काम, इधर गेहूं बहुत मिलता है बड़े पैमाने पर,
और गेहूं बड़े पैमाने पर मिलने के कारण यहाँ पर ला करके खाद्य प्रसंस्करण, डिब्बा बंद भोजन, जो आप ये बर्गर पिज्जा ये सब देख रहे हो ना, ये सब चीजें जो है जंक फूड, चिप्स, ये सब जो भी बंद पैकेट में जो भोजन हो, तो ये सब फूड प्रोसेसिंग का काम बड़े पैमाने पर होता है। तो दो काम, भूमध्य सागरीय उद्योग जो क्षेत्र होगा वहां पर शराब उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास होगा, इस बात को जानते रहिएगा। तो जो ये शहरों को आपने देखा है, कृपया ध्यान से देखिएगा, ये जो ये शहर हैं, ये सारे शहर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो इन सभी में एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक तो ये खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग का काम होगा, और दूसरा यहां पर क्या है, शराब उद्योग का विकास होगा, शराब उद्योग का विकास होगा। ये बात कॉमन रहेगी हर जगह, बस ये है कि कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है, इतनी बात आपको समझना है। अब एक एक ये तो कॉमन बात हमें लिख दिया, अब कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, अब इसमें से जो स्पेसिफिक है एक एक शहरों में उसको आप नोट डाउन करिए। देखिए सैन डियागो में, देखिए सैन डियागो, तो सैन डियागो के बारे में जानना है कि अगर आप पनामा से आए और आपको यूएसए जाना हो, पनामा से यूएसए जाना हो, तो सबसे पहला बंदरगाह कौन मिलेगा, तो आप कहेंगे सैन डियागो। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पनामा सिटी से, पनामा सिटी से यूएसए का निकटतम बंदरगाह है, पनामा सिटी से यूएसए का निकटतम बंदरगाह है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर आप जानते रहिएगा कि जो सैन डियागो है, यहां पर तेल शोधन का कार्य होता है, तेल शोधन का कार्य होता है, ठीक, तेल शोधन का कार्य होता है, और एक बंदरगाह तो है ही है, ये बात हो गई। अब इसके बाद लॉस एंजलिस में जाइए, और लॉस एंजलिस भी क्या है, एक बंदरगाह है, ये क्या है, बंदरगाह है। और यहां पर दोस्तों फिल्म उद्योग का विकास हुआ है, इसका तो फिल्म उद्योग का विकास हुआ है, हॉलीवुड यहीं पर है, फिल्म उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा हमने कहा कि शीतकाल में ही वर्षा होती है इस क्षेत्र में, ग्रीष्म काल में या अधिकांश समय यहाँ पर मौसम शुष्क रहता है। इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट यानी वायुयान परीक्षण, वायुयानों का परीक्षण बड़े पैमाने पर, यानी एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है यहाँ पर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, यहाँ पर वायुयानों की टेस्टिंग की जाती है, इस बात को जानते रहिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है कि यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। पहला न्यूयॉर्क सिटी है, तीसरा शिकागो है, और दूसरा कौन है, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है यूएसए का। ओके, इतनी बातें आपको इसमें जानना है। ओके, अब देखिए ध्यान से, ऊपर देखिए एक शहर हमने बताया लॉस वेगास। लॉस वेगास में इसको मनोरंजन शहर कहा जाता है, इसको मनोरंजन शहर कहा जाता है। कसिनो जानते हैं, कसिनो, कसिनो ये प्रकार का जुआ घर है। तो कसिनो में अगर जाना है, बैठना है, एंजॉय करना है, तो लॉस वेगास जा सकते हैं आप। लॉस वेगास सबसे अच्छा शहर हो सकता है, तो कसिनो के लिए प्रसिद्ध है ये, इसको मनोरंजन शहर की संज्ञा दी गई है। ओके, आगे बढ़िए, सैन फ्रांसिस्को पर आइए। सैन फ्रांसिस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में पहली बात तो आपको जानना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर सॉफ्टवेयर उद्योग है, सॉफ्टवेयर उद्योग बहुत ज्यादा, सॉफ्टवेयर उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग। इसी सैन फ्रांसिस्को में ही एक स्थान मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको, सेंट क्लारा वैली, सेंट क्लारा वैली, सेंट क्लारा वैली, सेंट क्लारा वैली में ही सॉफ्टवेयर उद्योग स्पेशली वहां पर स्थापित है। इस कारण से इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। शायद ये परीक्षा में पूछा गया है, पीसीएस में या कहीं आया है, सिलिकॉन वैली। तो सेंट क्लारा वैली कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को के पास ही है, और वहीं पर स्पेशली सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास हुआ है, इस कारण से उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ओके,
अब देखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर उद्योग, और क्या है, यह जलयान उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, जलयान उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और इधर से आएंगे तो ये बहुत बड़ा एक बंदरगाह पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट की संज्ञा दी जाती है सैन फ्रांसिस्को को। इतनी बात समझ में आ रही है? सब सब नोट डाउन करते रहिए फटाफट। अब आते हैं सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो में आप देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा तट से क्या है, दूर है, तट से दूर है, तट से ये दूर है, ये देखो यहाँ पर। तो ये क्या है, सैक्रामेंटो, ये कैलिफोर्निया स्टेट की कैपिटल है, कैलिफोर्निया की कैपिटल है ये, जानते रहिएगा। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की स्टेट है, और ये यहाँ पर एक घाटी है, एक नदी बहती है, सैक्रामेंटो सैन जैक्विन, सैन जैक्विन और सैक्रामेंटो नदी है। तो ये वहां पर एक घाटी है जिसको कहते हैं सेंट्रल घाटी, सेंट्रल वैली में, घाटी में अवस्थित है, ठीक है ना। और इस सेंट्रल घाटी में ताजे रसदार फल की कृषि बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ताजे रसदार फल की कृषि होती है सेंट्रल घाटी में, तो ये तट से दूर है, सेंट्रल घाटी में अवस्थित है, जानते रहिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगली नदी देखना है आपको, कोलंबिया नदी। बोर तो नहीं हो रहे हैं? एक बार बता दीजिए हमको भाई, बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं, लिख करके बताइए। आज काफी लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रिवर, कोलंबिया। ये भी रॉकी माउंटेन क्षेत्र से निकलती है, सॉरी ये है कोलंबिया रिवर। मिली क्या? कोलंबिया की एक सहायक है स्नैक, कोलंबिया की एक सहायक है स्नैक नदी, इन दोनों को खोजना है। मिल गई कोलंबिया रिवर। आइए ड्रा करते हैं। मान लो कि ये रॉकी माउंटेन है, और ये नदी इस तरह से ऐसे ऐसे प्रवाहित होती हुई जाके गिरती है कहां पर, पैसिफिक ओशन में। ये रॉकी है, और एक इसकी सहायक नदी भी बना दीजिए, स्नैक रिवर, रिवर स्नैक, और ये रिवर कोलंबिया। देखिए ध्यान से, पहली बात कि उत्तरी अमेरिका की प्रशांत महासागर में गिरने वाली, उत्तरी अमेरिका की प्रशांत महासागर में गिरने वाली समस्त नदियों में, जो प्रशांत में गिरती हैं, उन सभी नदियों में सबसे लंबी नदी है ये। सबसे लंबी नदी कौन है? प्रशांत महासागर में गिरने वाली पूछ रहा हूं। तो उत्तरी अमेरिका की प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है आपकी कोलंबिया। तो लिख दीजिए आप, प्रशांत में गिरने वाली नॉर्थ अमेरिका की
सबसे लंबी नदी, देखिए सबसे लंबी नदी। एक बात ये, इसके अलावा जो कोलंबिया रिवर है इस पर एक डैम बनाया गया है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बड़ा है। इसका नाम है ग्रैंड कुली, ग्रैंड कुली डैम। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे कोलंबिया नदी पर, कोलंबिया नदी पर। अब यहां पर देखिए अपने पॉलिटिकल मैप में खोलिए और देखिए एक शहर मिलेगा उस नदी के किनारे जिसका नाम है पोर्टलैंड। पोर्टलैंड मिला क्या? पोर्टलैंड, यहीं पर आपको मिल जाएगा पोर्टलैंड, मिला पोर्टलैंड, पोर्टलैंड। तो देखिए पोर्टलैंड जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग, ठीक है, सिरामिक काम यहां पर होता है, सिरामिक। तो पोर्टलैंड कोलंबिया नदी के किनारे अवस्थित है और यहां पर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, ये जानते रहिएगा। ओके, हो गया, हो गया। थोड़ा सा उत्तर में देखिए, थोड़ा सा उत्तर में देखिए, तो एक स्थान मिलेगा आपको सिएटल, सिएटल, सिएटल मिलेगा आपको। ये भी यूएसए, सब यूएसए के शहर बता रहा हूं मैं। सिएटल, सिएटल मिला, सिएटल को मार्क करिए। सिएटल, तो यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भंडार यहां पर मिलते हैं, एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। और दूसरी चीज यहां पर भी वायुयान परीक्षण होता है, वायुयान परीक्षण यहां पर भी किया जाता है, सिएटल। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस पढ़ रहे हैं आई थिंक। ये हो गया। अंतिम नदी आपकी है, अंतिम नदी, अंतिम नदी है फ्रेजर। कौन सी है? फ्रेजर, जो कास्केड रेंज से निकलती है। मान लीजिए कि ये कास्केड है, कास्केड रेंज मिली क्या? आप देखिए ये नदी इस तरह से प्रवाहित होते हुई जाके पैसिफिक में ही गिरती है। कनाडा में देखिए यहां पर, इसका नाम है रिवर फ्रेजर, रिवर फ्रेजर। और यहां पर देखिए ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है, इस प्रांत का नाम है कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है विक्टोरिया। देखिए विक्टोरिया है यहां पर, और विक्टोरिया से होते भी जाती है, यानी इस नदी के किनारे क्या मिलेगा आपको? विक्टोरिया, विक्टोरिया ये सिटी है। और विक्टोरिया क्या है कि ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है, ठीक है। और इस ब्रिटिश कोलंबिया, जो ब्रिटिश कोलंबिया ये प्रांत है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के बारे में आपको एक पॉइंट लिखना है कि इसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर क्यों होता है ये सब आगे जानेंगे आप। पर्वतों का सागर पीसीएस में आ चुका है, पर्वतों का सागर कहा जाता है इसको, ब्रिटिश कोलंबिया को। तो ये नदियां हो गई आपकी समाप्त। एक बार रिकॉल करिए तेजी से। सबसे पहले हमने आपको बताया कौन सी? यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी, नेल्सन नदी, चर्चिल नदी, सस्काचेवान नदी,
सेंट लॉरेंस नदी, हडसन नदी, पोटोमैक नदी, मिसिसिपी नदी, उसकी सहायक में रेड रिवर, ओहियो, टेनेसी, मिसौरी, नहीं, अरकानसास, ये सब बताया आपको। फिर आपको रियो ग्रांडे बताया, रियो ग्रांडे के बाद कोलोराडो, कोलोराडो के बाद कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद फ्रेजर। इतनी नदियां हमने आपको समझाया। अब इसमें कुछ बची चीजें हैं जिनको हम देखेंगे ध्यान से, और फिर उसके बाद समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। अभी रुके रहिए 10-15 मिनट और बस। चलिए कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, ये आपका अटलांटिक महासागर है। ये क्या है? अटलांटिक महासागर है। इधर ये अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर से क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए पतला सा ये लैंड दिख रहा है, और फिर ये शुरू हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक, तो जो ये स्थलीय भाग आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है पतला सा स्थलीय भाग, हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसको कहते हैं स्थल संधि। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको इस्थमस, इस्थमस, स्थल संधि। तो ऐसा सकरा स्थलीय भाग होता है जो दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है और दो जलराशियों को क्या करता है, ये अलग करता है। तो नीचे आप देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है और ऊपर अटलांटिक महासागर है। ठीक, 1914 में इसी इस्थमस को काटा गया, और इस इस्थमस को काट करके एक नहर का विकास किया गया जिसका नाम है पनामा नहर, पनामा कैनाल। ठीक, पनामा कैनाल। देखिए ध्यान से, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिए ध्यान से कि मान लो कि ये स्थल संधि है, ये ये दक्षिण अमेरिका हो गया, और यहां से ये पूरा ये उत्तरी अमेरिका है, और यही आपका है पनामा इस्थमस। ये क्या है? पनामा इस्थमस, पनामा स्थल संधि। इसी को कट किया गया। इसको कैसे काटा गया देखिए ध्यान से, इसको यहां से कट किया गया और एक नहर का क्या किया गया, विकास किया गया। इस नहर का नाम है पनामा नहर, पनामा कैनाल। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि जो पनामा कैनाल है, इस पनामा कैनाल को जब बनाया जा रहा था, क्योंकि ये बना कब है, तो 1914, 1914 में बना है।
और इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 82-90 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये करीब करीब 90 मीटर चौड़ी है और औसतन गहराई न्यूनतम इसकी 12-13 मीटर है। तो जब ये नहर बनाई जा रही थी तो इधर जो अटलांटिक के जल का जो फ्लो है वो बहुत तेजी से इधर पैसिफिक की ओर आ रहा था और बार बार ये नहर टूट जा रही थी। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक झील का निर्माण किया गया। ध्यान समझिएगा सब, एक झील का निर्माण कर दिया गया। यहाँ पर बीच में एक बड़ा सा यहाँ पर झील बना दिया गया कि क्या होगा कि इधर से जल आएगा तो ये जो बड़ा चौड़ा हिस्सा मिल जाएगा इसको, तो ये जल का बहाव यहाँ कुछ कंट्रोल हो जाएगा, फिर निकल जाएगा। तो जो ये झील बनाई गई, इस झील का नाम है गटून। जानते रहिएगा, गटून लेक। गटून लेक का निर्माण क्यों किया गया? अटलांटिक के बहाव को कम करने के लिए किया गया और यही मानव निर्मित झील है। अब ध्यान देना है, दो बंदरगाह आपको याद रखना है। इधर तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है और इधर क्या है? डेरियन की खाड़ी है। तो इधर एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है पनामा सिटी बंदरगाह, पनामा सिटी बंदरगाह। और इधर जो बंदरगाह है इसका नाम है कोलोन बंदरगाह, कोलोन पोर्ट। ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक के तट पर कोलोन बंदरगाह है जबकि प्रशांत के तट पर पनामा सिटी बंदरगाह है। तो ये पनामा नहर की कहानी पूरी हमने आपको समझा दिया। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हमको 3 रेलवे देखना है, 3 रेलवेज को समझना है। जल्दी समझ लीजिए 3 रेलवेज। देखिए, एक है कनाडा पैसिफिक रेलवे, कनाडा पैसिफिक रेलवे। एक है कनाडा सेंट्रल रेलवे और एक है सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक रेलवे। ये 3 रेलवे हैं, ठीक है ना। ये है सीपीआर, ये है ये है सीएनआर। ये 2 कनाडा के हैं और ये यूएसए का है। अब ध्यान से समझिए, तीनों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये तीनों हैं। कनाडा में देखिए यहां पर वैंकूवर है और वैंकूवर से लेकर के इधर की ओर आएंगे तो एक देखिए स्थान मिलेगा आपको, न्यू ब्रुंसविक। कौन सा है? न्यू ब्रुंसविक, न्यू ब्रुंसविक। तो वैंकूवर से लेकर के न्यू ब्रुंसविक तक एक रेल चलती है। कहां से कहां तक? इधर समझाते हैं। ये मान लो कि वैंकूवर है और यहां से ये रेल जाएगी कहां तक? इस रेल को कहते हैं न्यू ब्रुंसविक तक, कनाडा के न्यू ब्रुंसविक तक। न्यू ब्रुंसविक तक। ये है सीपीआर, कनाडा पैसिफिक रेलवे। ठीक, एक है कनाडा सेंट्रल रेलवे। तो देखिए जो वैंकूवर है, इस वैंकूवर के ऊपर एक स्थान यहाँ पर जहां प्रिंस जॉर्ज लिखा है, प्रिंस जॉर्ज लिखा है, वहां पर एक स्थान आपको नोट करना है जिसका नाम है प्रिंस रूपर्ट, प्रिंस रूपर्ट। और प्रिंस रूपर्ट से एक रेल ऐसे आती है, पहले पहले वैंकूवर पहुंचती है, ठीक। और वैंकूवर से होते हुए फिर ये इधर जाती है। और हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये नोवा स्कोशिया है, ये नोवा स्कोशिया है। और नोवा स्कोशिया पर देखिए, नोवा स्कोशिया पर मिलेगा हैलीफैक्स। क्या है? हैलीफैक्स, हैलीफैक्स।
तो हैलिफैक्स तक जाती है, इसका नाम है CNR। ध्यान सुन लीजिए, कनाडा पैसिफिक रेलवे वैंकूवर से लेके न्यू ब्रुंसविक तक जाती है, और कनाडा नेशनल रेलवे प्रिंस रिपर्ट से वैंकूवर आती है और वैंकूवर से फिर हैलिफैक्स पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसमें CNR लंबा हो गया। अब देखिए, जो ये हैलिफैक्स है यानी वैंकूवर, नोवा स्कोशिया, सॉरी इसका क्या नाम है, नोवा स्कोशिया, और नोवा स्कोशिया में एप्पल सेब उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर, सेब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, अब एक रेलवे और देखिए, या रेलवे रुक जाइए, अभी अभी रुक जाइए, ये दो हो गया। अब ये देखिए, एक है आपका न्यू फाउंडलैंड। ये क्या है, न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड के तटीय क्षेत्र को देखिए, इधर से आ रही है ठंडी जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, और इधर से देखिए गल्फ स्ट्रीम जा रही है। तो गर्म और ठंडी जलधारा का यहाँ क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि जो न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड का जो तटीय क्षेत्र है, ये दोस्तों महाद्वीपीय मग्नतट है। घबराइएगा मत, महाद्वीपीय मग्नतट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे होता है, देखिए ध्यान से। मान लो कि ये स्थलीय भाग है और फिर आप ये महासागर में जा रहे हैं, इस तरह से ये महासागर में चले गए आप, तो जो इसका छिछला भाग होता है 200 फीट की गहराई तक का, यही भाग कहलाता है महाद्वीपीय मग्नतट। कैसे बनता है, क्या तरीका होता है, ये सब आपको हम बाद में बताएंगे, घबराइए मत। तो ये मग्नतट है। अब ये मग्नतट जब होता है तो यहाँ पर गहराई कम होती है, ढाल मंद होती है, सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, इस कारण से यहाँ मत्स्य उत्पादन का केंद्र बन जाता है, और ठंडी गर्म जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ पर होता है। तो सारी कंडीशन होती हैं, इसलिए इसका जो तटीय क्षेत्र है ये मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य उत्पादन, मछली पालन के लिए जाना जाता है। और इसका जो तटीय क्षेत्र ये है ना, इसका नाम क्या है, तो इसको कहते हैं ग्रांड बैंक। ये जानते रहिएगा, ग्रांड बैंक कहाँ पर है, बैंक माने किनारा, तो ग्रांड बैंक। तो न्यू फाउंडलैंड का तटीय क्षेत्र जो है महाद्वीपीय मग्नतट है, जिसको हम ग्रांड बैंक कहते हैं, ये मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र है। और इसी न्यू फाउंडलैंड पर देखिए आपको एक शहर मिलेगा, सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स, और सेंट जॉन्स से मछली का निर्यात होता है, इसलिए इसको कहते हैं फिश पोर्ट। फिश पोर्ट कहा जाता है इसको, मत्स्य बंदरगाह कहा जाता है, मत्स्य बंदरगाह कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। गॉड, हाँ थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं लेकिन चलने दीजिए, तो फिर खत्म नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये न्यू फाउंडलैंड हो गया। अब एक रेल और आपको पकड़ना है। आपने पढ़ा है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जानते हैं आप, और सैन फ्रांसिस्को से पहुंच जाइए न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी भी जानते हैं आप। इस रेल को कहते हैं सेंट्रल पैसिफिक रेलवे। सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, देखिए तीनों रेलवे क्या है, ट्रांस रेलवे हैं, यानी एक महासागर, प्रशांत महासागर से स्टार्ट होंगे, अटलांटिक महासागर तक पहुंच जाएंगे। ये तीन रेलवेज को आपको जानते रहना है। ओके, अब आइए लास्ट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हवाई आइलैंड के बारे में जान लीजिए। हवाई आइलैंड, तो देखिए हवाई आइलैंड कहाँ पर है, ये यूएसए के इधर प्रशांत महासागर में, इस तरह से ये हवाई आइलैंड है। थोड़ा पेज पलटेंगे मैप का तो आपको मिल जाएगा, पेज अगर पलट देंगे तो मिलेगा, कहीं ना कहीं हवाई आइलैंड होगा। ये नाम है इसका, हवाई आइलैंड। ठीक, हवाई आइलैंड। तो हम हवाई आइलैंड को यहाँ पर अलग से लेते हैं, तो ये कहीं होगा मेरे पास, ये देखिए हवाई, ये देखिए हवाई है। तो ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, हवाई भी इसका एक स्टेट है, 50वां राज्य है ये, यूएसए का 50वां राज्य हवाई बना। और इस हवाई द्वीप में कई सारी चीज़ें जानना है आपको।
एक तो ये ऐसा स्टेट है जहां पर कॉफी की कृषि बड़े पैमाने पर होती है। कॉफी कृषि यानी यूएसए का एकमात्र स्टेट है, ध्यान रखिएगा, यूएसए का एकमात्र स्टेट है जहां कॉफी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और कहीं कॉफी नहीं होगा यूएसए में, केवल यहीं पर कॉफी का उत्पादन होता है। दूसरी चीज, यहाँ जो देखिए वाल्केनो बहुत आता है, ज्वालामुखी क्रिया यहाँ बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर हॉट स्पॉट ज्वालामुखी क्रिया होती है। हॉट स्पॉट वल्कनिज्म क्या होता है, ये जब वाल्केनो पढ़ाएंगे, वल्कनिज्म पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वो लावा जमता है उससे फिर मिट्टी बनती है, तो उसमें गन्ने की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। गन्ने की उत्पादकता यहाँ बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी, उत्पादन मात्रा नहीं कह रहा हूँ मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। तो गन्ने की प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक है यहाँ पर। एक तो ये, दूसरी चीज जो हवाई है ना, इस हवाई पे बहुत सारे आपको एक्टिव वोल्केनो मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आप एक चीज जानते रहिएगा, इसकी राजधानी जो है वो है होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। यहाँ पर देखिए ये होनोलुलु है। होनोलुलु, होनोलुलु ये क्या है? हवाई की राजधानी है। हवाई की राजधानी है। हवाई की राजधानी है होनोलुलु। और इसको कहते हैं क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक। क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक कहा जाता है होनोलुलु, जो कि हवाई की कैपिटल है। ठीक है। इसी होनोलुलु के ऊपर एक आपको स्थान मिलेगा पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर। और यहीं पर जापान ने हमला किया था, और इसी के बाद अमेरिका भी शामिल हो गया वर्ल्ड वार में। पर्ल हार्बर पर नौसेना को तबाह कर दिया था पूरा। ठीक है। अब इस पे देखिए कुछ ज्वालामुखी हैं, तो हम कुछ ज्वालामुखियों के नाम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक है मौना लोवा, ये देखिए मौना लोवा। एक है मौना किया। मौना किया, मौना किया, मौना लोवा, ये दो हो गए। एक है किलायु। किलायु, ये तीन वोल्केनो आपको जानना है। तो हम इधर लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे ज्वालामुखियों को एक साथ। तो हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट, या आप ऐसे लिख दीजिए एक्टिव वोल्केनो। पूछा जाता है कभी कभी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। तो हवाई से हमने तीन लिया। एक है मौना लोवा, मौना लोवा। एक है मौना किया, और एक है किलायु। किलायु, इन तीनों का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे हवाई द्वीप से है। ये हवाई द्वीप से है, जिसमें से किलायु के बारे में लिख दीजिए, यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा देखिए, अब यहां पर आ जाइए, अलास्का में आपको एक ज्वालामुखी मिलेगा नहीं, नाम बता दे रहे हैं। एक एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों, और इस एक्टिव वोल्केनो का क्या नाम है, हम पहले लोकेट कर देते हैं इसको। ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक अलास्का में, हालांकि बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक है अनिचा कचक। अनिचा कचक। और जहां पर रेनियर है, रेनियर के थोड़ा सा ऊपर यूएसए में ही एक और है, सेंट हेलेंस। और रेनियर भी एक है, रेनियर भी वोल्केनो ही है। इसके बाद एक आपको मिलेगा पोपोकाटापेटल। सेरा डेल सुर में आइए, सेरा डेल सुर में आइए, मेक्सिको में पोपोकाटापेटल मिलेगा। ये सब एक्टिव वोल्केनो है। तो नाम लिख देते हैं यहीं पर। एक है अनिचा कचक, अनिचा कचक, अनिचा कचक अलास्का में है। फिर सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस। फिर है रेनियर,
रेनियर, और एक है पोपोकैटापटल। पोपोकैटापटल, ध्यान दीजिएगा। अनिचा कचक का संबंध अलास्का से है। सेंट हेलेंस भी यूएसए में ही है ना, और रेनियर भी यूएसए में है ये, और पोपोकैटापटल मैक्सिको में। इतने जितने ऊपर से ये हमने लिए हैं ये सब यूएसए में इतने हैं और एक मैक्सिको में है। ये सब एक्टिव वोल्केनो हैं। मौना लोवा, मौना किया, किलायू, अनिचा कचक, सेंट हेलेंस, रेनियर, पोपोकैटापटल, ये पूरी ज्वालामुखी श्रृंखलाएं दिखाई देगी। ये एक्टिव वोल्केनो हो गया। बस लास्ट में आपको 2 मरुस्थल खोजना है। 2 मरुस्थल खोज लीजिए, फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी। 2 मरुस्थल खोजिए जल्दी से। एक है सोनोरन, एक क्या है, सोनोरन, और एक है मोजावे। सोनोरन और मोजावे, सोनोरन और मोजावे। तो देखिए यहां पर मिलेगा आपको सोनोरन और मोजावे, 2 मिलेगा। मोजावे है यूएसए में, देखिए ये आपका यूएसए में यहां मिलेगा, यहां पर ये मोजावे है। और ये थोड़ा सा आप देखेंगे यहां पर आपको मिलेगा मैक्सिको में सोनोरन। तो एक है मोजावे और एक है सोनोरन, ठीक है। मोजावे का संबंध यूएसए से है और ये मैक्सिको में मुख्यतः है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका यूएसए में भी। और ये दोनों ही क्या हैं, नॉर्थ अमेरिका के शीतोष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण मरुभूमि है ये, शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक। कोई बुक नहीं पढ़ना है, किस बुक में मिलेगा? इतना हम पढ़ा दे रहे हैं, इससे ज्यादा पढ़ना है क्या? बिना मतलब का आप लोग पूछते रहते हैं, क्यों बुक चाहिए? इतना कर लीजिए, आने वाले 5-6 साल, 7 साल, 8 साल दीजिए परीक्षा, इससे बाहर थोड़ी जाएगा। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका हमने आपका समाप्त किया। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कैसा लगा, थोड़ा हमको फीडबैक दीजिए जल्दी से आप लोग फटाफट। इतना तैयार करिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस पर रैंडमली हम 15, 20, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। नंबर ऑफ क्लास बढ़ा दीजिए वीक में। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो आप एडमिन बंधुओं से रिक्वेस्ट करें, देखेंगे। हम भी समय का अभाव रहता है, क्योंकि हम लोगों को एक सरकारी दायित्व भी है, उसका भी पूरा निर्वहन करना है अच्छे से। तो ये हमने अच्छे से उत्तरी अमेरिका कराया। नेक्स्ट जब हम आएंगे गुरुवार को, अब हमारी क्लास फिर नेक्स्ट वीक में गुरुवार को होगी, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को। और तब वहाँ से हम दक्षिणी अमेरिका शुरू करेंगे, साउथ अमेरिका शुरू करेंगे। उससे पहले इसको खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए। देखिए मैं कितना भी अच्छा करा दूंगा, अगर आप देखेंगे नहीं एटलस को उठा करके, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये भूलता भी बहुत जल्दी है। आपको अच्छा भी लगेगा लेकिन भूलेगा भी बहुत जल्दी। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 30 बार, 35 बार। जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ाया है, लिखाया है, उसी तरीके से आप बार बार उसी रूट को फॉलो करते हुए देखिए चीज़ों को। केवल देखना है आपको, बार बार विजुलाइज करना है, उसके बारे में क्या कंटेंट लिखना है, याद करना है, वो चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कहाँ पर कौन सा है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में हम दक्षिण अमेरिका करेंगे, और सब लोग मिल करके बैठिएगा एटलस लेकर के। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा मन लगा करके। और भी जो गुरुजन आते हैं उन गुरुजनों को आप देखिए, उनका भी लाभ लीजिए। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सामने डिस्कशन करना। तो हम मिलते हैं फिर अगले हफ्ते में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।